आप लोगों को मेरा नमस्कार। हम लोग इंडियन इकोनॉमी के एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं उन पर लगातार जो है ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं। और पिछले 3 क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन रहे हैं उनमें प्रश्नों को किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 2013 से लेकर के 2019 तक यूपीएससी मेंस में जितने भी प्रश्न एग्रीकल्चर से पूछे गए हैं, अमूमन हर साल 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं या औसत 3 प्रश्न तो जरूर पूछे गए हैं। तो इतने वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आप देखेंगे तो जो है इन प्रश्नों को केवल 4 प्रकार से जो है डिवीजन करके क्वेश्चंस को किया जा सकता है। हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड प्रश्नों में कुल 4 प्रकार के फैक्टर को जिम्मेदार माना जाता है, अर्थात एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सभी प्रकार की गतिविधियों को 4 फैक्टर से जुड़ा हुआ माना जाता है। पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर, दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर और चौथा है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। अर्थात जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं 4 फैक्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इस नाते अगर इनकी समझ हो जाती है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल लेकर के हम लोगों ने देखा कि कैसे हम इनको इनकॉर्पोरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। उसी कड़ी में हम कुछ और प्रश्नों को लेते हैं ताकि जो है इनके सॉल्यूशन के माध्यम से जाना जा सके कि कैसे ये प्रश्न सॉल्व किए जा सकते हैं, केवल उसी कैटेगरी के आधार पर। तो देखिए, एक प्रश्न पूछा गया 2013 के यूपीएससी के मेंस एग्जाम में, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध स्थापित कीजिए। भारत में कृषि अनुकूल भूमि सुधारों के रूपांकन व अनुपालन में कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। Establish relationship between the land reform, agriculture productivity and elimination of poverty in Indian economy. Discuss the difficulties in designing and implementation of agriculture फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। तो ये प्रश्न 2013 में पूछा गया है और यह प्रश्न जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कह रहा है प्रश्न में कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध स्थापित कीजिए और भारत में कृषि अनुकूल भूमि सुधारों के रूपांकन व अनुपालन में कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। तो सीधे आपने पकड़ लिया कि ये प्रश्न किससे रिलेटेड है। ये प्रश्न रिलेटेड है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर भारत में लैंड रिफॉर्म रहा है और ये लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कह रहा है प्रश्न कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि सुधार है, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध इसका क्या है। तो कृषि सुधार, भूमि सुधार का कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन से क्या संबंध है। तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर देंगे कि भारतीय कृषि कुछ मूलभूत कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें भौगोलिक कारक, सामाजिक आर्थिक कारक, आधारभूत संरचना का कारक और तकनीकी कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार है। भारत की कृषि के सुधार में जो सबसे बड़ी भूमिका रही है आजादी के बाद, उसमें भूमि सुधारों की अर्थात सामाजिक आर्थिक सुधारों की रही है। इस नाते भूमि सुधारों का भारत में कृषि में होने वाले परिवर्तन और भारत में कृषि में होने वाली उपलब्धियों से निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है। भारत में जिन क्षेत्रों में कृषि सुधार को सुनिश्चित किया गया, अर्थात जमींदारी का उन्मूलन किया गया, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी प्रथा को समाप्त किया गया,
लगान का नियमन किया गया, हदबंदी किया गया, चकबंदी किया गया, जमीन का रिकॉर्ड जो है बनाया गया। इस तरीके के सुधारों के नाते भारत में जो है भूमि का अनुकूल वितरण हुआ, न्यायपूर्ण वितरण हुआ, जिसके नाते आगे चल करके जब हरित क्रांति या श्वेत क्रांति हुई तो उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली। अगर कृषि का न्यायपूर्ण वितरण नहीं होता तो उसका उचित उपयोग भी नहीं हो पाता। किसी के पास हजारों एकड़ जगह है, किसी के पास 2-4 एकड़ भी नहीं। जिसके पास हजारों एकड़ है वो ठीक से खेती करता नहीं था, लेकिन जब उसका उचित वितरण हुआ तो कृषि का प्रभावी उपयोग, इफेक्टिव यूज होने लगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सुधार है, जिसको इंग्लिश में लैंड रिफॉर्म लिखा हुआ है, अर्थात भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि भारत में जो भूमि सुधार है, इससे कृषि उत्पादकता बढ़ी, क्योंकि कृषि भूमि का सही उपयोग और व्यापक उपयोग होने लगा। जब उत्पादकता बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, तो किसानों की आय बढ़ी, जिससे किसानों की निर्धनता दूर होने लगी। साथ में कृषि में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने के कारण कृषि में रोजगार ज्यादा उत्पन्न हुए। जब कृषि में रोजगार उत्पन्न हुए तो तमाम गरीबों को, जो भूमिहीन लोग थे, उनको गांव में ही रोजगार मिलने लगा, जिससे उनका जीवन भी बेहतर हुआ, उनका जीवन स्तर भी बेहतर हुआ। साथ में कृषि उत्पादकता बढ़ने से उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध हुआ। उद्योगों के लिए कच्चा माल हुआ तो उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला, औद्योगिकरण की प्रक्रिया बढ़ी, फिर उससे रोजगार उत्पन्न हुआ, जिससे गरीबी का उन्मूलन हुआ। अर्थात भूमि सुधारों से कृषि उत्पादकता बढ़ती है और कृषि उत्पादकता से गरीबी का उन्मूलन होता है। इस पॉइंट को आप जोड़ करके लिख देंगे। यही पहले पार्ट में पूछ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि भारत में कृषि अनुकूल भूमि सुधारों के रूपांकन व अनुपालन में कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। अर्थात भारत में कृषि अनुकूल भूमि सुधार में चुनौतियां क्या रही। आप जानते हैं, सबसे पहली बात पॉइंट वाइज आप लिख देंगे कि भारत में कृषि अनुकूल भूमि सुधारों में निम्न चुनौतियां रही। नंबर 1, भारत में कृषि जो विषय है ये राज्य सूची का विषय रहा है, जिसके नाते भारत की सरकार के द्वारा एक समान सुधारों को जो है एक समान सुधारों को बढ़ावा देना संभव नहीं हुआ, क्योंकि भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। अनेक राज्यों में जो है विपक्षी दलों की, अलग अलग दलों की सरकारें होती हैं। तो जो सत्ताधारी दल केंद्र में होता है, अगर वो जैसी नीतियों को आगे बढ़ाना चाह रहा, कोई जरूरी नहीं राज्य सरकार वैसी नीतियों को आगे बढ़ाए। इस नाते भारत में भूमि सुधार पूरे देश में एक समान संभव नहीं हो पाए। कुछ राज्यों में इसकी सफलता ज्यादा बेहतर रही, खासकर कम्युनिस्ट राज्यों में भी इसकी सफलता रही। केरल में, पश्चिमी बंगाल राज्यों में भी भूमि सुधारों में अच्छा काम हुआ। इसके अलावा कांग्रेस के राज्यों में भी ये रहा, लेकिन एक समान नहीं हो पाया। तो पहला पॉइंट, भारत में कृषि राज्य सूची का विषय रहा, जिसके नाते सभी राज्यों में एक समान सुधारों को बढ़ावा देना संभव नहीं हो पाया। दूसरा था कि अलग अलग राज्यों में कृषक की परिभाषाएं सब अलग रही, जिसके नाते एक समान कृषि नीतियों को और कृषि कार्यक्रमों को लागू करना संभव नहीं हो पाया। अर्थात भारत में भूमि सुधारों का जो कार्यक्रम रहा एक समान नहीं रहा। किसी राज्य में लैंड सीलिंग का हदबंदी को लेकर के अलग व्यवस्था, किसी राज्य में लैंड सीलिंग को लेकर के हदबंदी को लेकर अलग व्यवस्था, किसी राज्य में चकबंदी को लेकर अलग व्यवस्था, किसी राज्य में चकबंदी को लेकर अलग व्यवस्था, रेंट कंट्रोल को लेकर, रेंट रेगुलेशन को लेकर के अलग अलग राज्यों में अलग व्यवस्थाएं रही, जिसके नाते एकरूपता नहीं रही, विविधता रही। तीसरा, भूमि का जो लेखा जोखा रहा, उसका उचित रखरखाव और प्रबंधन का अभाव रहा, जिसके नाते आप जानते जिन राज्यों में लैंड रिफॉर्म हुआ, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, सही से जो है इस पे निगरानी नहीं होने के कारण क्या हुआ, जिनके पास ज्यादा जमीन थी, जमीन चली गई, उन्होंने दोबारा वो जमीन साठगांठ से राजनीतिक पार्टियों से और प्रशासनिक अधिकारियों से साठगांठ करके दोबारा वो जमीन प्राप्त कर लिया, अपने ट्रस्ट के नाम कर दिया, अपने रिश्तेदारों को नाम कर दिया, तमाम स्कूल के नाम कर दिया, कुल मिला जुला के अपनी जमीन बचा ले, या कई लोगों ने बाग बगीचा बागवानी दिखा दिया। तो इस तरीके से यह भी नहीं हो पाया। चौथा पॉइंट जानते, राजनीतिक और प्रशासनिक जो स्तर पे हस्तक्षेप रहा, क्योंकि आप जानते हैं भूमि सुधार के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होनी चाहिए। अब जो जिसकी जमीन जा रही थी वो उच्च वर्ग का था या वो प्रभावशाली वर्ग का था और वही राजनीति में था, या वही जानते हैं प्रशासनिक अधिकारी था, IAS IPS ये सब कौन बनता है,
सामान्यतः जो है बड़े घरों के बच्चे बनते हैं। मिडिल क्लास में ही जो अच्छे घरों के हैं, जो पढ़ाई लिखाई के लिए बियर कर सकते हैं, उन्हीं के पास जमीन जायदाद भी थी, जिसके नाते उनकी भी उतनी इच्छा शक्ति नहीं रही इन सब कामों में। इस नाते बहुत अधिक सुधार प्रभावी नहीं हो पाए। यद्यपि हम नहीं कहेंगे कि जो है भूमि सुधार पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाए, लेकिन प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाए और बड़ी क्रांति हो सकती थी इनमें। 5वां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार था वो भारतीय संविधान में मूल अधिकार था और संपत्ति के अधिकार को हटाने के लिए कई सारे संविधान संशोधन करने पड़े, जिसमें 20-25 वर्ष लग गया पूरा। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामला 1973 तक आ गया, तो 20-22 वर्षों में बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीन बचा ली। कुल मिला जुला के संपत्ति के अधिकार के आड़े में बहुत सारे भूमि सुधार के कार्यक्रम लागू नहीं हो पाए, जिसके नाते जो है भारत में कृषि अनुकूल भूमि सुधारों को आगे बढ़ाना संभव नहीं हो पाया। लेकिन आप नकारात्मक निष्कर्ष नहीं ले सकते, इसलिए निष्कर्ष में कहना पड़ेगा कि भारत में भूमि सुधार जो है आजादी के बाद बड़े सुधारों में से एक रहा। यद्यपि यह पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ, लेकिन जितनी भूमि सुधारों में सफलता मिली वह भी भारत के कृषि के विकास के लिए क्रांतिकारी साबित हुई और भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। यद्यपि अगर भूमि सुधारों को और प्रभावी तरीके से लागू करना संभव हो पाता तो यह भारत में कृषि विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता था। अतः जो है इन सुधारों में अगर कहीं और संभावनाएं हैं तो निश्चित रूप से सरकार को वहां पे इसे लागू करने की आवश्यकता है और राज्यों के साथ आम सहमति बना करके रह गए भूमि सुधारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। हमें सिर्फ इस सेशन के माध्यम से आपको तरीका बताना है, लिंक बताना है। बाकी तो जब आप जो है स्वयं इस प्रश्न को देखेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। हमारे कहने का मतलब है कि हम उस पिन पॉइंट को जो है पकड़ाना चाहते हैं आपको, हम वैसे विचारों से, वैसी सोच से आपको जोड़ना चाहते हैं जिससे आपको पूरी मेंस की तैयारी बहुत स्मार्ट लगे और जानते हैं आप स्वयं से पूरे विषय पर एक गंभीर पकड़ रखने लगे। तो सोचिए 2013 में ये प्रश्न आया था और बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है और बहुत आसानी से जानते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। वैसे अगर ये पिन पॉइंट नहीं जानते रहेंगे आप तो आप वो ये पिन पॉइंट नहीं जानेंगे तो लगेगा कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए। एक दूसरा प्रश्न 2014 में आया था, उसको भी आप सबसे पहले सुने कि क्या प्रश्न आया था। प्रश्न बहुत बड़ा, अगर प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितना बड़ा प्रश्न पूछा गया है और जो है ये प्रश्न नहीं सॉल्व किया जा सकता। प्रथम दृष्टया अगर कोई भी इसको देखेगा तो वो सोचेगा कि इस प्रश्न को हम सॉल्व नहीं कर सकते। और जो है ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2014 का प्रश्न है कि गांवों में सहकारी समितियों को छोड़ करके ऋण संगठन का कोई भी अन्य ढांचा उपयुक्त नहीं होगा। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण, अर्थात ये कोटेशन दिया गया है कि गांवों में सहकारी समितियों को छोड़कर ऋण संगठन का कोई भी अन्य ढांचा उपयुक्त नहीं होगा। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि में इस कथन की चर्चा कीजिए। कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को किन बाध्यताओं एवं कसौटियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुंच और सेवा के लिए प्रौद्योगिकी का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई प्रश्न सुनेगा तो घबरा जाएगा, सोचेगा क्या पूछा, जबकि कितना आसान है। अभी चर्चा से आपको दिख जाएगा। मैं इंग्लिश में भी पढ़ दूं। इन द विलेजेस इटसेल्फ नो फॉर्म ऑफ क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन विल बी सुटेबल एक्सेप्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे। ये ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे का एक जो है वाक्य था, उसी को उठा के पूछ लिया गया। प्रश्न को पूरा सुने। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द बैकग्राउंड ऑफ एग्रीकल्चर फिनांस इन इंडिया। व्हाट कंस्ट्रेंट एंड चैलेंजेस डू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सप्लाइंग एग्रीकल्चरल फिनांस फेस। हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूज्ड टू बेटर रीच एंड
सर्व रूरल क्लाइंट? ये प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ करके लगभग सबको डर लग जाता है कि भाई प्रश्न में क्या है, लेकिन आप देखिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ये कह रहा है कि गांवों में सहकारी समितियों को छोड़ करके ऋण संगठन का कोई भी ढांचा उपयुक्त नहीं है। कुल मिला जुला के ये प्रश्न जुड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर के फैक्टर से, आधारभूत ढांचा से। आप जानते हैं किसान किसानी तभी कर पाएंगे जब उनके पास लागत का पैसा हो। भारत में किसान इतने गरीब हैं कि अगर हम बहुत महान अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर रेगनर नर्क्स, उन्होंने कहा था गरीबी का कारण ही गरीबी है। कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। भारत के किसानों के बारे में भी कहा जाता है कि भारत के किसान गरीब हैं क्योंकि वह गरीब हैं। गरीब होने के कारण समय पर बीज, उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक आदि की व्यवस्था नहीं कर पाते, जिसके नाते अगली बार उत्पादन और कम होता है, जिससे और गरीब हो जाते हैं। फिर आगे और कम कर पाते हैं और गरीब हो जाते हैं, फिर आगे और कम कर पाते हैं और गरीब हो जाते हैं, और अंततः गरीबी ही गरीबी का कारण बन जाती है। तो भारत में किसानों की दशा दयनीय है, किसानों की दशा पिछड़ी हुई है। इस बात से सब लोग जो परिचित हैं और ये बात जानते हैं, पूरी दुनिया में जानी जाती है कि भारत के किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए लास्ट तक किसानों के पास लागत का पैसा भी नहीं बचता है। ऐसे में किसानों के पास क्या होना चाहिए? इसके लिए किसानों को सहायता करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अर्थात जो है फिनांस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्त की एक आधारभूत संरचना होनी चाहिए। जैसे वर्तमान में केसीसी चल रहा है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए चल रहा है, या पीएम किसान योजना, या तमाम इस तरीके की योजना चलाई जा रही है। उसी योजना के संदर्भ में जो है आप सहयोग देख सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न पूछा है कि भले तमाम साधन उपलब्ध है, जैसे बैंकों को भी कहा जाता है कि खेती बाड़ी के लिए ऋण उपलब्ध करवाइए, वित्तीय संस्थाओं को भी कहा जाता है खेती बाड़ी के लिए ऋण उपलब्ध करवाइए, लेकिन ये प्रश्न कह रहा है कि इन सब में गांवों में सहकारी समिति को छोड़ करके ऋण संगठन का कोई भी अन्य ढांचा उपयुक्त नहीं होगा। अर्थात लाख हम बैंक बना लिए, लाख हम वित्तीय संस्थाएं बना लिए, और तमाम जानते हैं वित्त की और सारी संरचनाओं को स्थापित किया, तमाम निजी बैंक और निजी जानते वित्तीय संस्थाएं आ गई, लेकिन सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही सबसे बेहतर रही। अब सबसे पहले इसको आप डिफाइन कर दीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों के समूह से बनाया गया जानते हैं, लोगों के समूह और सरकार के सहयोग से, सहायता से बनाया गया संस्थान होता है, जिसमें आपस में ही सदस्य धन इकट्ठा करके उसको ऋण के रूप में प्रयोग करते हैं, ऋण के रूप में बांटते हैं। हाँ, इनका जो सहकारी समितियां होती हैं, ये लाभ कमाने के लिए नहीं बनाई जाती, ये कल्याण को फैलाने के लिए बनाई जाती है, ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर को फैलाने के लिए बनाई जाती हैं। इसलिए ये समितियां ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए सहायक साबित हुई हैं। क्यों सहायक साबित हुई? उसके बहुत सारे पॉइंट्स जब आप जानेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि आपसी सहयोग और सहायता के सिद्धांत पर सहकारी समितियां कार्य करती हैं, जिसके नाते इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, कल्याण को फैलाना होता, सहायता करना होता है। इनकी विशेषता क्या है? पहली बात तो ऋण लेने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आप बैंक में ऋण लेने जाएंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। बैंक के डॉक्यूमेंट को जो है अच्छे से अच्छे लोग फुलफिल नहीं कर पाते, तो अंततः क्या करना पड़ेगा? आपको बैंक मैनेजर के साथ साठगांठ करना पड़ेगा। अगर आप साठगांठ कैसे करना पड़ेगा? पैसा दे करके करना पड़ेगा, लोन का कुछ परसेंटेज वो लेगा। लेकिन सहकारी समितियों में समस्या नहीं होती। सहकारी समितियों में ऋण लेने की प्रक्रिया बहुत आसान है। तो पहला पॉइंट आप कहेंगे कि सरकारी समितियों में ऋण लेने की प्रक्रिया बहुत आसान। नंबर 2 कहेंगे कि सरकारी समितियों के द्वारा दिए गए ऋणों की दरें कम होती हैं। बैंक की दर ज्यादा होती है, इनकी दर कम इसलिए कि ये लाभ कमाने के लिए नहीं होती है। बैंक तो जानते हैं लाभ कमाने की भी संस्था बन गए। तमाम निजी बैंक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, विदेशी बैंक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट, सहकारी समितियों में लाल फीताशाही नहीं होती, भ्रष्टाचार नहीं होता,
आसपास के लोग ही सदस्य होते हैं, जिसके नाते वो आपसे बहुत ज्यादा मोटा जो है भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, इस नाते ये भी समस्या नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा जो है ऋण वसूली इनमें आसान होती है, क्योंकि जिसको ऋण दिया सब लोग जानते हैं, प्रेशर होता है, समय पर वो ऋण दे देता है, तो ऋण एनपीए में भी नहीं बदलता। अच्छा, स्वयं सहायता समूह जो है, व्यक्ति जब स्वयं के लिए समूह बनाता है तो उसे अपना जो है धन भी मानता है, भले वो दिया गया है कि नहीं। तो कुल इन सब कारणों से सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण संगठन के सबसे प्रमुख कारक बनी हुई हैं, और इनकी तुलना में जो बैंक हैं, जो वित्तीय संस्थाएं हैं, वो ऋण उपलब्ध कराने में जानते हैं उनकी भूमिका अनुकूल नहीं है। जैसे अगर हम कहें क्यों अनुकूल नहीं है, क्यों बैंक और वित्तीय संस्था जानते हैं ऋण उपलब्ध है। पहली बात तो बैंक और वित्तीय संस्थाओं में ऋण लेने की प्रक्रिया बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। नंबर 2, लाल फीताशाही भी है। बहुत जो साधारण छोटे किसान होते हैं, उन बैंक मैनेजर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे लगता है कि किसी राजशाही वाली व्यवस्था में जो है आप उनसे मिलने गए हुए हैं। तो ऋण लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल। नंबर 2, लाल फीताशाही की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है। नंबर 3, अगर आप देखें तो ऋण की वसूली बहुत, बैंकों के द्वारा जो दिया गया ऋण है उसकी वसूली नहीं हो पाती। अधिकतर बैंकों के द्वारा दिया गया ऋण एनपीए में बदल जाता है। इसका प्रमुख कारण है कि भारत में कृषि मानसून के साथ जुआ है। मौसम खराब होने से भारतीय कृषि खराब हो जाती है, और कृषि खराब होने के नाते जो है किसानों को आय नहीं होती, जिसके नाते वो लौटा नहीं पाते, और अंततः वो पैसा एनपीए में बदल जाता। अच्छा, दूसरे सरकार के द्वारा कई बार ऋण माफी योजना भी चलाई जाती है। तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करते हैं कि हम ऋण माफ कर देंगे किसानों का। इसी लालच में बहुत सारे किसान लौटाते भी नहीं, इसलिए बैंकों का ऋण जो है एक तरीके से मर जाता है। इसके अलावा जो है बैंकिंग गतिविधियों की लागत भी ज्यादा होती है। बैंक के द्वारा ऋण देने की इसलिए लागत ज्यादा होती है कि बैंक में बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनको वेतन देना है, बैंक जहां है वहां किराया देना है, बिजली का बिल देना है, रख रखाव के बहुत सारे खर्च देने हैं। जबकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें ऐसा कोई खर्च नहीं होता है, बहुत छोटे जगह में रह करके काम कर लेती हैं, कोई कर्मचारी नहीं होते, इस नाते उनका ऋण भी सस्ता पड़ता है। इसके अलावा दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग गतिविधियों को संचालित करना भी बहुत टफ है। दूर दूर बैंकों की रीच बहुत कम है, एक तरीके से इंटेंसिटी ऑफ बैंक बहुत कम है। तो इस नाते ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां ही जो है ऋण संगठन का मुख्य कारक बनी। इसीलिए इस प्रश्न का पहला भाग है कि गांवों में सहकारी समितियों को छोड़ करके ऋण संगठन का कोई भी अन्य ढांचा उपयुक्त नहीं होगा। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। फिर लिखा है कि भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि में इस कथन की चर्चा कीजिए। तो इतनी बातों को लिख देंगे तो आसानी से आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन हमें जो इस सेशन के माध्यम से बताना है कि देखिए कोई प्रश्न बहुत ऐसा टफ प्रश्न नहीं है, यह भी उसी एग्रीकल्चर के जो 4 फैक्टर हैं उसी में से एक फैक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के फैक्टर से जुड़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले फैक्टर में सिंचाई की व्यवस्था, बीज की व्यवस्था, उर्वरक की व्यवस्था, वित्त की व्यवस्था, बीमा की व्यवस्था, प्रशिक्षण की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं आती हैं और उसी के एक भाग के रूप में यह प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, फिर इसमें इसी प्रश्न में कहा गया है कि कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को किन बाध्यताओं एवं कसौटियों का सामना करना पड़ता है, वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुंच और सेवा के लिए प्रौद्योगिकी का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तकनीकी का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको बताइए। तो कैसे तकनीकी का इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत अच्छे। पहले नंबर 1, ब्रांचलेस बैंकिंग की जा सकती है। कोई जरूरी नहीं कि गांव में बैंक की शाखा बनाई जाए, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से बहुत आसानी से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। कैसे मुद्रा बैंक में बहुत सारा लोन देने की प्रक्रिया जो है आसान बनाई गई। इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम का विस्तार किया जा सकता है, कैशलेस सिस्टम को, डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के साथ जाम का कंसेप्ट लाया गया, जनधन आधार और मोबाइल के माध्यम से, भाई पहले किसी भी व्यक्ति की पहचान टफ थी,
अब जब सरकार ने आधार कार्ड से मोबाइल को जोड़ा है और खाते को जोड़ दिया है, तो अब डिफाल्टर जो है को अगर कोई डिफाल्टर है तो उसे पहचानना आसान हो गया। दूसरा जो है लीकेज जो हो जाता था, जो दिए गए ऋण में लीकेज की समस्या थी, उस समस्या से भी निपटना संभव हो गया है। तो टेक्नोलॉजी के कारण ही ऐसा हो पा रहा है कि अकाउंट को लिंक किया जा रहा है आधार कार्ड से, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन से, और उसको इंटरनेट से लिंक किया जा रहा है। यह भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा जो है डिजिटल इंडिया का जो कार्यक्रम है, भारत के सभी पंचायतों तक 2022 तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को फैलाने का सरकार के द्वारा लक्ष्य बनाया गया है। जब सभी ग्रामीण क्षेत्रों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो जाएगी तो हम वित्तीय सेवाओं के लिए भी जो है अनेक प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्तमान में आप देखेंगे सरकार के द्वारा जो है ई गवर्नेंस, पी गवर्नेंस, इन ई कॉमर्स, पी कॉमर्स, इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके नाते अब सरकार सीधे टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों तक पहुंच सकती है, जो है खेती बाड़ी के जुड़ी हुई गतिविधियों को भी जोड़ सकती है, और बहुत सारे जो है इस प्रक्रिया को, ऋण लेने देने की प्रक्रिया को भी बहुत आसान बना सकती है, सरल बना सकती है, उसकी कॉस्ट कटिंग कर सकती है। इन सारे पॉइंट्स को आप पॉइंट वाइज करके लिख देंगे कि किस तरीके से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके तो पहला पॉइंट आप कहेंगे कि ब्रांचलेस बैंकिंग का उपयोग, दूसरा कहेंगे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग किया जा सकता है, तीसरा कहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम का विस्तार किया जा सकता है, चौथा आप कहेंगे कि बायोमेट्रिक और आधार सिस्टम के साथ खाते को जोड़ करके पूरी प्रक्रिया को स्मार्ट बनाया जा सकता है, 1 सेकंड में लोन दिया जा सकता है, लोन देने का समय बहुत कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो है डिजिटल इंडिया और जो है डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों की सफलता को बढ़ा करके इस पूरी प्रक्रिया को और बेहतर किया जा सकता है। अर्थात इस प्रश्न को देखा जाए तो बहुत आसानी से हम लोग डील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपने एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आपने देखा होगा, और देखने के बाद आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों को बहुत आसानी से किया जा सकता है, केवल कुछ पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, केवल कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए। अर्थात अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े यूपीएससी क्वेश्चंस की बात करें 2013 से लेकर के 2019 मेंस की, तो ये पूरी प्रश्न जो है कुछ टिप्स से, ट्रिक्स से किए जा सकते हैं, और ये टिप्स जानते, यही 4 प्रकार के टिप्स थी, और इन्हीं टिप्स के माध्यम से आप सभी चीजों को डील कर पाएंगे। बशर्ते आपकी बेसिक इकोनॉमी के बेसिक्स पे आपकी पकड़ हो और जो है मूलभूत समझ आपके पास जो है विषय की हो, तो बहुत आसानी से इनको लिंक कर ले जाएंगे, बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप लिख ले जाएंगे, समझ ले जाएंगे। तो इस तरीके से जो यूपीएससी में एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए प्रश्नों की श्रृंखला थी वह हम लोगों के ऑनलाइन सेशन में पूरी हो जाती है। अब हम लोग इसके बाद अन्य जो सेक्टर से जुड़े हुए प्रश्न इकोनॉमी में पूछे गए हैं यूपीएससी मेंस में, उस पर डिस्कशन करेंगे और उससे जुड़े हुए विषयों को देखेंगे कि कैसे उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए हैं और उसमें किस तरीके के जो है कंसेप्ट और ट्रिक और टिप्स को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।